आप सभी को जय जिनेन्द्र। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ की जो हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं और उसकी कक्षाएं जो चल रही हैं, उन्हीं में से आज की इस कक्षा में हम स्वाध्याय करेंगे तीसरे अध्याय का। और तीसरे अध्याय के जो मध्यलोक वाले जो सूत्र चल रहे हैं उनका स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आइए एक बार मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौवसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संश्रमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दिन संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। तीसरे अध्याय का जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि जो तीसरा अध्याय है उसमें बताया कि मध्यलोक का आकार कैसा है। पहले बताया मध्यलोक जो है वह मध्यलोक जो पूरा का पूरा मध्यलोक उसमें द्वीप और समुद्र है। द्वीप और समुद्रों के बाद में फिर कहते हैं ये जो मध्यलोक हम देख रहे हैं, इस मध्यलोक में सबसे बीच में एक द्वीप है जिसका नाम जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप में भी उन्होंने कहा सुमेरु पर्वत सबसे बीच में है। जम्बू द्वीप में 6 पर्वत हैं जिनको 6 कुलाचल पर्वतों के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद में जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं जिनको भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, इस प्रकार से कुल 7 क्षेत्र हो जाते हैं। तो इन 7 क्षेत्रों में जीव रहते हैं और ये 7 क्षेत्रों का विभाजन हुआ है 6 पर्वतों से। मैंने कल आपको एक चित्र बना करके खुद ही यहाँ पर बतलाया था कि किस प्रकार से 6 पर्वत हैं, 6 कुलाचल पर्वत हैं और 6 कुलाचल पर्वतों के साथ में 7 क्षेत्र हैं। सारी संरचना आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे। आइए आज हम फिर से एक बार फिर से उसका स्वाध्याय करते हैं। उन्हीं सूत्रों को हम फिर से समझेंगे। ये देखिएगा, ये दूसरा सूत्र आ गया है आगे। जब तक देखिएगा, ये हम 11वें नंबर का सूत्र पढ़ रहे थे। ठीक है, हम इनको देख लेते हैं। हमने 11वें नंबर का जो सूत्र पढ़ा था, 11वें नंबर के सूत्र के बाद में हमने आपको बतलाया था कि यहाँ पर 7 क्षेत्रों में 6 पर्वत हैं और उन 6 पर्वतों का नाम क्या है। तो हमने आपको इस सूत्र में आप लोगों को बतलाया था कि वो जो 7 क्षेत्र हैं उनका विभाग होता है 6 पर्वतों से। उनके नाम हैं, वो पर्वत पूर्व से पश्चिम की तरफ तक फैले हुए हैं। उनका नाम है हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन और इनको वर्षधर भी कहते हैं। मतलब ये क्षेत्रों को धारण करने वाले हैं, इसलिए इनको वर्षधर कहा है। अब सबसे पहला जो पर्वत है उसका नाम है हिमवन नाम का पर्वत है। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पुस्तक में बहुत अच्छी बात जानकारी यहाँ पर बताई है इन पर्वतों के बारे में। कहा कि भारत और हेमवत क्षेत्र के बीच में एक पर्वत है हिमवन नाम का, जो 100 योजन ऊंचा है।
और उसके बाद हेमवत और हरिवर्ष के बीच में एक पर्वत है महाहिमवन नाम का, जो 200 योजन ऊंचा है। हरिवर्ष और विदेह के बीच में निषद पर्वत है, जो कि 400 योजन ऊंचा है। विदेह और रम्यक के बीच में नील पर्वत है, जो 400 योजन ऊंचा है। उसके बाद में फिर कहते हैं रम्यक और हैरण्यवत के बीच में जो रुक्मी नाम का पर्वत है, वो 200 योजन ऊंचा है। और हैरण्यवत और ऐरावत के बीच में शिखरी नाम का पर्वत है, जो 100 योजन ऊंचा है। ये इन्होंने सारी बातें हमें बता दी हैं। अब इन पर्वतों का रंग कैसा है, किस प्रकार के ये पर्वत है, इसके बारे में इस सूत्र को हम पढ़ते हैं। 12वें नंबर का सूत्र है। आइए मैं इसका उच्चारण करता हूं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा उच्चारण, और कठिन भी नहीं है, बिल्कुल सरल है। देखिएगा, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः, ये सूत्र है। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः, ये जो सूत्र है, सूत्र में क्या बताया है, वो कहते हैं कि ये जो पर्वत है ना, ये पर्वत कैसे हैं, इनका आकार कैसा, मतलब इनका रंग कैसा है, क्या क्वालिटी है इनकी, मतलब क्या इनमें विशेषता है। तो इनके बारे में वो बताते हैं कि हेम अर्जुन तपनीय वैडूर्य रजत और हेममयाः, ऐसा इनका रंग है। कैसा रंग है, तो पहले कहा हेम। हेम मतलब क्या होता है, हेम का मतलब होता है, हेम का मतलब होता है सोना। हेम का मतलब होता है सोना। और कैसा सोना, तो उन्होंने कहा तपाया हुआ सोना। तपाया हुआ नहीं, साधारण जो सोना होता है उसको कहते हैं हेम। और तपनीय कहते हैं किसे, तपनीय कहते हैं अर्जुन, सॉरी, इसमें हेम और अर्जुन के बारे में इन्होंने बताया कि ये अर्जुन मतलब क्या होता है, अर्जुन मतलब होती है चांदी। तो हेम मतलब सोना, अर्जुन मतलब चांदी। तो पहला वाला जो पर्वत है वो सोने के आकार, मतलब सोने के रंग वाला है, स्वर्ण वर्ण का है, सोने के रंग वाला है। और अर्जुन मतलब चांदी। तो जो महाहिमवन पर्वत है वो चांदी की जैसा सफेद है, बिल्कुल चांदी की तरह है। तीसरा पर्वत है निषद नाम का, वो तपनीय। तपनीय मतलब क्या होता है, तपनीय मतलब होता है तपाया हुआ सोना, जो बहुत कहना चाहिए बहुत अधिक पीलापन उसमें रहता है, तेज होता है उसके अंदर, उसको कहते, तपाए हुए सोने के जैसा रहता है, उसको कहते हैं तपनीय। तो जो निषद पर्वत है वह तपाए हुए सोने के जैसा बिल्कुल तपाए हुए सोने के आकार वाला है, रंग वाला है। फिर कहते हैं वैडूर्य। वैडूर्य क्या होता है, वैडूर्य मणि होती है, वैडूर्य मणि होती है, जो कि नीले रंग की होती है। उन्होंने कहा नील पर्वत जो है वह मोर के कंठ, जैसे मोर का कंठ होता है नीला नीला रहता है, मोर का कंठ बीच में आप देखेंगे मोर के कंठ में, तो उसके गर्दन जो रहती है वो गर्दन उसकी नीली नीली सी रहती है और वो चमकती है अलग ही, ऐसे ही वो कहते हैं वैडूर्य मणि होती है। और वैडूर्य के समान है, मतलब जो ये जो चौथा पर्वत है, इसको इन्होंने कहा है कि ये चौथा पर्वत है नील नाम का, ये वैडूर्य मतलब नीले आकार वाला, नीले रंग वाला है। फिर कहा पांचवा जो पर्वत है, पांचवा पर्वत कौन सा है, रुक्मी पर्वत है। रुक्मी नाम का पर्वत है, वो चांदी की तरह सफेद है। कैसा है, चांदी की तरह सफेद है। रजत मतलब होता है चांदी, तो चांदी के जैसा है। और हेममयाः, और अंतिम जो शिखरी नाम का पर्वत है, वह शिखरी नाम का पर्वत भी सोने के जैसा है, सोने के आकार वाला है। तो समझ में क्या आया, समझ में आया ये कि 6 पर्वतों में हेम, जो हेम के रंग वाला मतलब सोने के आकार वाला है हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत चांदी के जैसा आकार है, और जो तीसरा पर्वत है निषद नाम का, वो तपाए हुए सोने के रंग वाला है, और चौथा पर्वत है नील नाम का, वो
वैडूर्य मणि के समान नीला नीला है। पांचवा पर्वत है रुक्मी नाम का, वह चांदी रजत चांदी के जैसा है आकार उसका, रंग उसका, और हेम मतलब सोने के जैसा है। अंतिम पर्वत जिसका नाम है शिखरी नाम का पर्वत, वो सोने के जैसे रंग वाला है। तो हमें यहाँ पर इस 12वें नंबर के सूत्र में ये बातें समझ में आ गई। मैं एक बार आपको चित्र बता देता हूँ, क्योंकि जब तक आप चित्र को नहीं समझेंगे तब तक आपको फिर कक्षा में समझ में हो सकता है कि आ जाए और हो सकता है कि नहीं भी आए। इसलिए मैं आपको चित्र बना करके, थोड़ा सा समय लगेगा चित्र बनाने में, लेकिन फिर भी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप लोगों की पहले भी इच्छा थी कि हम चित्र के माध्यम से पढ़ें, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो पढ़ते समय भी, और चित्र साथ में रहता है तो समझ में जल्दी आ जाता है, विजुअली समझ में आ जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले ये हम बना लेते हैं यहाँ पर जम्बू द्वीप। ये हमारा जम्बू द्वीप हो गया, दिख तो रहा ही होगा आप लोगों को। अब ये जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में जैसा कि आपको मालूम है, इसमें 6 पर्वत हैं। तो सेकेंड, तो ये लीजिए, एक पर्वत ये हो गया, पहला पर्वत है। इसका नाम क्या है आप बताएंगे? इसका नाम है हिमवन नामक पर्वत। उसके बाद फिर दूसरा पर्वत आता है, इसका नाम है महाहिमवन। उसके बाद फिर तीसरा पर्वत आता है, उसका नाम है निषद। ठीक है। उसके बाद में फिर एक पर्वत आता है नील नाम का। ये नील नामक पर्वत हो गया। उसके बाद फिर एक पर्वत आता है जिसका नाम है रुक्मी नाम का पर्वत। ये रहा रुक्मी पर्वत। और ये जो है, ये हमारा हो गया शिखरी नाम का पर्वत। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर 6 पर्वत बनाए हुए हैं, और इन्हीं 6 पर्वतों के साथ में यहाँ एक बीच में, यहाँ जो है, यहाँ पर एक सुमेरु पर्वत है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर सुमेरु पर्वत है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो पर्वत है इनका नाम क्या क्या है। तो सबसे पहला जो पर्वत है, पहले पर्वत का नाम है हिमवन नाम का पर्वत। उसके बाद में फिर दूसरा पर्वत है, इसका नाम है महा हिमवन। इसके बाद तीसरा पर्वत है, इसका नाम है निषद। उसके बाद में फिर पर्वत का नाम है नील। उसके बाद में फिर है रुक्मी, और उसके बाद में शिखरी। तो कुल कितने पर्वत हैं? 6 पर्वत हैं। इनमें 7 क्षेत्र हैं। ये तो आप लोगों को बता ही दिया है, तो आप लोगों को मालूम ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कौन कौन से हैं ये क्षेत्र? एक बार मैं आपको क्षेत्रों की संख्या लिख देता हूं, नाम ही लिख देता हूं जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला है भरत, फिर है हेमवत, फिर है हरि। ये नाम इसमें दिख नहीं रहे हैं, सॉरी, और इनका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, भरत, हेमवत, हरि। उसके बाद चौथा है विदेह। उसके बाद है
रम्यक, उसके बाद में फिर हिरण्यवत, और सबसे लास्ट में एक क्षेत्र है, इसका नाम है, क्या नाम है, ऐरावत। ये देखिए ये 7 क्षेत्र हैं। अब देखिएगा इसका रंग कैसा है। हिमवन पर्वत है, इसका रंग कैसा होगा। हिमवन पर्वत पहले तो ये समझना है कहाँ, तो हिमवन पर्वत हमारा है भरत और हेमवत के बीच में। ये देखिएगा मैं आपको तो ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो हिमवन नाम का पर्वत आप लोग देख रहे हैं, हिमवन पर्वत कहाँ है, भरत और हेमवत के बीच में है। भरत और हेमवत के बीच में ये जो हिमवन पर्वत है, इसका रंग कैसा है। इसका रंग उन्होंने बताया, हेम मतलब सोने के आकार वाला है। उसके बाद महाहिमवन नाम का पर्वत कहाँ है, ये जो महाहिमवन नाम का पर्वत आप देख रहे हैं, ये है हेमवत और हरि क्षेत्र के बीच में। और ये जो महाहिमवन नाम का पर्वत है, ये चांदी के आकार वाला है। फिर कहते हैं निषद नाम का एक पर्वत है। निषद नाम का पर्वत कैसा है, तो उसके बारे में बताते हैं। निषद नाम का जो पर्वत है, वह निषद नाम का पर्वत हरि और विदेह क्षेत्र के बीच में है। और ये कैसा है, तपाए हुए सोने के रंग जैसा है। नील नाम का पर्वत है, ये नील नाम का जो पर्वत है, ये रम्यक और विदेह क्षेत्र के बीचों बीच है, पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, और वैडूर्य मणि के जैसा नीला नीला इसका रंग है। उसके बाद में रुक्मी नाम का पर्वत है, ये रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्र के बीच में है, और इसका आकार है रजत मतलब चांदी के रंग वाला है, चांदी के जैसा सफेद रंग है। और अंतिम पर्वत है शिखरी नाम का। ये जो शिखरी नाम का पर्वत है, ये ऐरावत और हिरण्यवत के बीच में है, और इसका रंग कैसा है, सोने के जैसा रंग है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये 6 पर्वतों का रंग कैसा है। एक और सूत्र हम यहाँ पर पढ़ते हैं जिसमें और इसके बारे में बताया है। इन पर्वतों के बारे में इतना ही आप लोग अभी समझ लीजिएगा, फिर हम इसके बारे में और आगे समझेंगे। एक और सूत्र है 13वें नंबर का, जिस सूत्र को अभी हमें पढ़ना है इसी कक्षा में। एक बार चलिए स्क्रीन शेयर करता हूं, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये 12वें नंबर का जो सूत्र है, इसके बाद में 13वें नंबर का एक सूत्र आ रहा है, उसको पढ़ेंगे। उसमें और पर्वतों का वर्णन किया गया है। कहते हैं 13वें नंबर का सूत्र है, मैं इसका उच्चारण करता हूं। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। कैसे पढ़ना है इसको, मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा, तुल्य विस्तारा, ठीक है। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। सूत्र का मतलब क्या है, सूत्र का मतलब है पार्श्वा। पार्श्व मतलब होता है साइड में, बगल में, साइड में, बगल में। मणि विचित्र, विचित्र प्रकार की मणियों से ये क्या है, आसपास में इसके विचित्र प्रकार की मणियां लगी हैं। पार्श्वा मतलब कहाँ है, अगल बगल, दोनों तरफ। पार्श्वा मतलब साइड में। इस जो पर्वत है, इस पर्वत के दोनों तरफ साइड में विचित्र प्रकार की मणियां लगी हुई हैं। और फिर कहते हैं उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। ये जो पर्वत है ये कैसे है, उपरि मतलब ऊपर, मूले मतलब नीचे, नीचे और ऊपर एक जैसा विस्तार है इनका, तुल्य विस्तार, हा, तुल्य विस्तार वाले हैं। और ये जो चा शब्द दिया है ना, ये चा अव्यय है, इससे पता चलता है ऊपर मतलब ऊपर, मूले मतलब नीचे, और चा से पता चलता है कि बीच में भी ये कैसे हैं, ये एक जैसे समान आकार वाले। अब आप कहेंगे क्या समझा रहे हैं, देखो मैं आपको एक यहाँ पर चित्र बना करके बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्वत, हम लोग देखते हैं कैसे पर्वत, ऐसे ऐसे पर्वत देखते हैं, भाई ऐसा एक पर्वत है, फिर उस पर एक पर्वत ऐसा लगा हुआ है,
फिर एक पर्वत ऐसा है, फिर ऐसा है, यहाँ से एक सूर्योदय हो रहा है। तो हम लोग अभी तक तो यही मानते आए हैं कि ये जो है इस प्रकार से ये ऐसे पर्वत होते हैं, लेकिन ये जो पर्वत है ये वैसा वाला पर्वत नहीं है। जैसे हम पर्वत देखते हैं, जैसा हम पर्वत मानते हैं, वैसे पर्वत ये नहीं है। ये पर्वत कैसे है मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। इस सूत्र में कहा है ये जो पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन आदि, ये पर्वत एक तो पूर्व से पश्चिम तक फैले हैं, ठीक है। अब ये पूर्व से पश्चिम तक फैले हैं, जैसे यहाँ पर भरत क्षेत्र है और इस तरफ हेमवत क्षेत्र। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? ये हेमवत क्षेत्र हो गया। मैंने इसका हेमवत के लिए H बना दिया यहाँ पर, ठीक है, और भरत के लिए B बना दिया। इनके बीच में एक पर्वत है हिमवन नाम का, कौन सा है? तो हिमवन नाम का ये पर्वत है यहाँ पर, और ये जो हिमवन नाम का पर्वत है उसके इस तरफ यहाँ आप देखेंगे तो ये जो हो गया हमारा हेमवत क्षेत्र और ये हो गया भरत क्षेत्र, ठीक है। इनमें आप देखेंगे तो ये जो बीच में है तो कहते हैं विचित्र पार्श्वा, मणि विचित्र पार्श्वा। सूत्र पर आइएगा, मणि विचित्र पार्श्वा। ये पार्श्वा मतलब साइड में, पार्श्व मतलब पार्श्व भाग में, तो साइड में ये कैसे हैं? विचित्र मणियों से भरे हुए हैं ये पर्वत। मतलब भरत क्षेत्र की साइड और हेमवत क्षेत्र की साइड, ये जो पर्वत है ना हिमवन नाम का पर्वत, इसमें बहुत प्रकार की मणियां हैं, अनेक प्रकार की मणियां इसमें लगी हुई हैं। क्या है ये? यहाँ पर पूरे में मणियों से खचित है ये पर्वत, यहाँ भी और इसके बाद फिर यहाँ भी। ये देखिएगा, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि इसमें अनेकों प्रकार की विचित्र विचित्र मणियां, बहुत रंग वाली मणियां इसमें लगी हुई हैं। अच्छा, और ये जो पर्वत है कैसा? अब इस पर्वत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पर्वत एक्चुअली पर्वत जैसा नहीं, नाम इसका पर्वत है तो पर्वत ही, लेकिन जैसे पर्वत हम समझते हैं वैसा पर्वत नहीं है। ये एक दीवाल की भांति है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जो पर्वत है ये ऊपरी मूले, ऊपर और नीचे, मान लीजिए ये हमारा पर्वत हो गया, ठीक है, ये पर्वत है तो कहते हैं ऊपरी मतलब ऊपर की साइड, यहाँ चोटी पर, और मूले मतलब नीचे की साइड, और फिर कहते हैं ये बीच वाली जो मध्य की साइड है, इन तीनों जगह ये कैसा है? तुल्य विस्तार वाला है, मतलब एक जैसा है। मतलब ये तो दीवाल की जैसा हुआ ना, पर्वत की जैसा। ऐसा नहीं कि हम समझते हैं पहले नीचे, जो नीचे से बहुत अधिक विस्तार है, चोटी पर जाकर के बिल्कुल चोटी बिल्कुल कोने कोना आ जाता है, वैसा नहीं है ये पर्वत। पर्वत चोटीदार पर्वत नहीं है। ये जो पर्वत है ये पर्वत कैसे हैं? ये ऐसे वाले पर्वत नहीं है, ये ऐसे वाले पर्वत हैं। देखो मैं आपको बना के बताता हूं एक बार। ये पर्वत है कैसा? ये एक पर्वत हो गया, और ये दीवाल की तरह है, मतलब यहाँ नीचे, ऊपर और बीच में, तीनों तरफ ये बिल्कुल एक जैसा विस्तार है इसका, तुल्य विस्तारा। तुल्य विस्तार मतलब बिल्कुल दीवाल के जैसा स्ट्रेट, इतने लंबे ये पर्वत है। और फिर कहा है इनमें मणियां लगी हुई हैं। ये जो पर्वत है इनमें मणियां लगी हैं बहुत सारी, दोनों तरफ मणियां हैं, यहाँ भी, ऊपर भी, नीचे भी, सब जगह इसमें मणियां लगी हुई हैं। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया इसमें मणियां लगी हैं। आचार्य, ये जो सूत्र है, सूत्र के हिसाब से हमें क्या मालूम पड़ता है? इसके पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया। मतलब ये जो पर्वत हैं ये कैसे हैं? ये पर्वत जो है वो सोने चांदी के नहीं है, सोने चांदी के जैसे रंग वाले हैं। सोने चांदी के नहीं है, सोने चांदी के जैसे रंग वाले पर्वत हैं, और उन पर ये मणियां लगी हुई हैं।
ऐसे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज कहते हैं कि ये जो पर्वत है, क्योंकि सूत्र में तो इन्होंने नहीं कहा कि इनका रंग ऐसा है, सूत्र में तो केवल इतना कह दिया कि हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया, सूत्र में कहा हेममया, मतलब ये जो पर्वत है ये पर्वत इनसे युक्त है, ऐसा अर्थ निकलता है इसका। मया मतलब इनसे लगे हुए हैं, जैसे हम कह देते हैं कि ये तो ज्ञानमय है, संस्कारमय है, तपोमय है, तो इन सब का प्रयोग होता है कि इनसे सहित है। तो हेममया मतलब सोने आदि से सहित है। लेकिन पूज्यपाद स्वामी महाराज सर्वार्थ सिद्धि जी में लिखते हैं कि ये जो पर्वत है ये इसके जैसे नहीं है, इनका रंग ऐसा है। अच्छा, इसके बाद में फिर आचार्य विद्यासागर जी महाराज लेकिन इसमें ये कहते हैं कि इसके बाद वाला जो सूत्र हम पढ़ते हैं ना, कौन सा सूत्र है, इसके बाद वाला जो हमने सूत्र पढ़ा, मणि विचित्र पार्श्वा, तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं ऐसा लगता है कि ये जो पर्वत हैं ये सोने चांदी के ही होंगे, सोने चांदी के होंगे। क्यों? क्योंकि कोई मणि आदि होती हैं, हम भी मणि वगैरह लगवाते हैं तो रंग में तो नहीं लगवाते हैं, हम तो सोने चांदी की वस्तुओं में ही, जैसे मान लीजिए अंगूठी है तो हम मणि लगवाएंगे, डायमंड लगवाएंगे तो सोने चांदी में लगवाएंगे, पीतल में नहीं लगवाएंगे। तो इससे पता चलता है कि ये हो सकता है कि ये सोने चांदी के ही पर्वत हो। इस प्रकार से इसका वर्णन हमें मिलता है। अब आगे हम कल पढ़ेंगे, आज की इस कक्षा में इतना ही करते हैं, समय हो रहा है। आइए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुविचैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमकार मंत्र। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। आप सभी को जय जिनेन्द्र।